लंबी गहरी श्वास। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। अपने नेत्रों को धीरे से खोल लें। तो योग अभ्यास के सामान्य नियमों का हम पालन करेंगे। अभ्यास के दौरान आगे झुकते हुए श्वास छोड़ेंगे और पीछे झुकते हुए श्वास लेंगे। योग का अभ्यास हम अपनी सामर्थ्यानुसार अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही करें। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप अथवा किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज में अपने स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक अवस्था को दृष्टि में रखते हुए ही हम योग का अभ्यास करेंगे। तो आइए योग की शुरुआत हम चालन क्रियाओं के से शुरू करते हैं। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। योगा प्रोटोकॉल में जैसा कि हमने बताया आपको कि शीतलीकरण के अभ्यास, चालन क्रियाओं के अभ्यास से हम शुरू करेंगे। तो सभी कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। दोनों हाथ बगल में, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। यह समस्थिति है। खड़े होकर जितने भी हम अभ्यास करेंगे सभी अभ्यास इसी स्थिति से प्रारंभ करेंगे। तो आइए अब हम योग की शुरुआत करते हैं। चालन क्रियाओं के लिए प्रथम अपने पैरों में लगभग 2 फुट का अंतर लें। दोनों हाथ कमर पर रखें। ग्रीवा चालन, आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। ग्रीवा चालन हम प्रथम 4 चरणों में पूर्ण करेंगे। सांस बाहर छोड़ें और गर्दन को धीरे धीरे आगे झुकाएं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। पुनः आगे की ओर। एक एक अभ्यास को हम 2-2 बार दोहराएंगे। अब ग्रीवा को सामान्य स्थिति में ले आएं। अग्रिम अभ्यास, ग्रीवा अभ्यास चालन के द्वितीय चरण में ग्रीवा को दाईं व बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ें और गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं। फिर बाईं ओर। अब गर्दन को सीधी कर लें। तृतीय चरण, ग्रीवा को दाईं व बाईं ओर घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएं। अब बाईं ओर घुमाएं।
इसी अभ्यास को दोहराते हुए एक बार पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। ग्रीवाचालन के चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाओ, श्वास बाहर छोड़ें और गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और यहीं से घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार से 5 बार इस प्रकार गोलाई में घुमाएंगे। अब ग्रीवा को विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार घुमाएंगे, रिपीट करेंगे। अब गर्दन को सीधी कर लें, हाथों को नीचे ले आएं, दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। ग्रीवा चालन के पश्चात अग्रिम अभ्यास करेंगे स्कंद खिंचाव। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ हो। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह स्कंद खिंचाव। अग्रिम अभ्यास स्कंद चक्र। अपने पैरों में लगभग 2 फुट का अंतर लें। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे कंधों के स्तर तक और उल्टा करते हुए अंगुलियों को कंधों के ऊपर रखें। अब दोनों कोहनियों को सामने मिलाएं। अब मिलाते हुए यहीं से 3 बार रोटेट करें। शोल्डर रोटेशन करेंगे 3 टाइम्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। अब कंधों को वापस सीधे करके नीचे ले आएं। अग्रिम अभ्यास कटी चक्रासन, कटी शक्ति विकासक। अपने हाथों को कंधों के स्तर तक सामने उठाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर घुमाएं। वापस आ जाएं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से बाईं ओर वापस आएं। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर बाईं ओर, वापस हाथों को नीचे ले आएं। अग्रिम अभ्यास घुटना संचालन। दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक ऊपर उठाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए और चेयर पोजीशन में जिस प्रकार बैठते हैं वैसे बैठने का प्रयत्न करें और क्षणिक रुकें। वापस आएं। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। हाथों को नीचे ले आइए। तो यह हमने चालन क्रियाओं के अभ्यास पूर्ण किया। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों में सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में लगभग 2 इंच का अंतर लें। श्वास अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को सामने उठाएंगे और अंगुलियों को फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें, ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास अंदर भरते हुए अपनी एड़ी को उठाएंगे और पंजों पर संतुलन बनाएंगे। सामने देखें, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। श्वास बाहर छोड़ते ही वापस आएं। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, यह पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। तो शारीरिक संवर्धन के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। श्वास बाहर छोड़ते ही वापस आ जाएं। हाथों को नीचे ले आइए। तो यह था ताड़ासन। ताड़ासन के पश्चात अग्रिम अभ्यास वृक्षासन। अभी दोनों पैरों को मिलाते हुए
आप समस्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। श्वास बाहर छोड़ें और दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के जंघा के ऊपर इस प्रकार टिका दें। श्वास अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों को परस्पर जोड़ें। यह वृक्षासन। अब वापस आ जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। शुरू करेंगे बाएं पैर को मोड़ते हुए वृक्षासन का अभ्यास। यह अभ्यास हमारी चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। छोड़ दीजिए। तो यह था वृक्षासन। वृक्षासन के पश्चात अग्रिम अभ्यास करेंगे पादहस्तासन। अपने पैरों को परस्पर मिला लें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सामने से। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें और दोनों हथेलियों को पंजों के बगल में रखते हुए नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयत्न करें। अब वापस आएं, हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आइए। समस्थिति में खड़े हो जाएं। अग्रिम अभ्यास अर्ध चक्रासन। अपने पैरों में लगभग 2 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। आपकी दोनों कोहनियों एक दूसरे के समानांतर हो। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और हाथों को नीचे ले आएं। पैरों को मिला लें, समस्थिति में खड़े हो जाएं। तो यह था अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन हमारी मेरुदंड को लचीला बनाता है और हमारी नेत्र ज्योति को भी बढ़ाता है। चलिए अग्रिम अभ्यास करेंगे हम त्रिकोणासन। पैरों में लगभग 3 फीट का अंतर लें। दोनों हाथ कमर पर रखें। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ घुमाएं। दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक फैला लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकते जाएं और दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पीछे रखें और ऊपर की ओर देखें। वापस आ जाएं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। वापस आ जाइए धीरे धीरे। अब समस्थिति में खड़े हो जाएं। तो यह था त्रिकोणासन। त्रिकोणासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास और यह अभ्यास हमारे मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है, लचीला बनाता है। तो यह था कुछ विशेष अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले। अब अपने स्थान पर यथास्थान बैठ जाएं सभी आराम से और पैरों को सामने इस प्रकार सीधे कर लें। अब कुछ अभ्यास बैठ कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे हम। पैरों को सामने सीधे कर लें, दोनों हाथ बगल में, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। यह दंडासन है। अब यहीं से हम अग्रिम अभ्यास भद्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास बाहर छोड़ें और अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पंजों को मिला लें। इस प्रकार अपने उंगलियों को फंसाते हुए इस प्रकार पंजों को होल्ड करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों एड़ी को
पीछे की ओर इस प्रकार खींचेंगे, अपने शरीर की तरफ खींचें और कमर गर्दन सीधी रखें। 5 से 10 बार डीप ब्रीथ करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर छोड़ें। तो यह भद्रासन का अभ्यास हमारे हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और डाइजेशन में भी बहुत ही सहायक है। अब अपने दोनों पैरों को सीधे कर लें। अब यहीं से दोनों हाथ बगल में रखते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। यह है वज्रासन। दोनों घुटने मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, एड़ियाँ बाहर की तरफ हो, तो यह वज्रासन है। वज्रासन हमारे पाचन शक्ति को सुधारता है और उदरगत समस्त रोगों में बहुत ही सहायक है। वज्रासन से ही हम अग्रिम अभ्यास शुरू करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। तो प्रथम हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को नितंब के पीछे रखें और श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। वापस आ जाएं और वज्रासन में विश्राम करें। वापस वज्रासन में बैठ जाएं। तो यह है अर्ध उष्ट्रासन। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी किया था। तो घुटनों को बल खड़े हो जाएं सभी, दोनों हाथों को सामने कंधों के स्तर तक ऊपर उठाएं। 1 बाय 1 अपने हाथों को पीछे ले जाएं और संबंधित एड़ी के ऊपर हाथों को रखें और पीछे देखें। वापस आ जाएं। अब दोनों पैरों को सीधे कर लें। तो यह अर्ध उष्ट्रासन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे हृदय की ओर संचरण होने वाले जो रक्त प्रवाह है, हृदय की ओर रक्त प्रवाह संचरण को सुधारता है और हमारी पीठ दर्द, कमर दर्द के लिए भी बहुत ही सहायक अभ्यास है यह अर्ध उष्ट्रासन। चलिए अग्रिम अभ्यास करेंगे हम, विशेषतः हृदय रोग के लिए। अग्रिम अभ्यास करेंगे हम अब वक्रासन। तो वक्रासन के लिए अपने दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ें और दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। अब बाएं हाथ को ऊपर से उठाते हुए दाहिने घुटनों के ऊपर से लाएंगे और पीछे रखेंगे। किस प्रकार देखेंगे? अब गर्दन को पीछे की ओर घुमा दें। वापस आ जाएं। अब दाहिने पैर को सीधे कर लें। इसी अभ्यास को बाईं ओर से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दाहिनी तरफ से की थी। छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। तो यह वक्रासन का अभ्यास पेट की चर्बी को कम करता है और हमारे गैस, कब्ज, एसिडिटी, उदरगत समस्त रोगों में बहुत ही सहायक और लाभदायक है। चलिए अग्रिम अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। यहीं से बैठे बैठे ही श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे।
वापस आ जाएं। तो यह था पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारी शारीरिक ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करता है और ब्रह्मचर्य रक्षा में भी बहुत ही सहायक है। चलिए अग्रिम अभ्यास यहीं से हम करेंगे योग मुद्रासन। पैरों को मोड़ लें, जैसे आप मोड़ करके कंफर्टेबल जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठें। अपनी शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हम योग का अभ्यास करें। यहीं से हम करेंगे योग मुद्रासन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएं और इस प्रकार कोहनियों को इस प्रकार पीछे रिस्ट लॉक करेंगे और आगे झुकेंगे। ऐसे एक बार पुनः श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अब श्वास बाहर छोड़ते हुए एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। कलाई को इस प्रकार होल्ड करते हुए आगे झुकेंगे। वापस आए, अब हाथों को वापस ले आए। तो यह योग मुद्रासन का अभ्यास। अब कुछ अभ्यास हम एक और अभ्यास कर लेंगे। पैरों को सीधे कर लें, पैरों को सीधे कर लें। अब दाहिने पैर को इस प्रकार मोड़ें और दाहिने पैर के ऊपर से बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार रखें। तो अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे इस प्रकार पकड़ेंगे। छोड़ दीजिए। अपने पैरों की पोजीशन को चेंज करें। अब बाएं पैर नीचे, दाहिने उसके ऊपर। यह गोमुखासन का अभ्यास। प्रयास करें कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे से छू जाए। यह अभ्यास गोमुखासन। अब वापस छोड़ दें। अब पैरों को सीधे कर लें। चलिए अग्रिम अभ्यास। अब हम योगाभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम का अभ्यास के लिए तो सभी अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब तक हमने किया था शीतलीकरण के अभ्यास, कुछ विशेष आसन। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है, प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स, और आयाम का अर्थ होता है विस्तार, एक्सपेंशन, अर्थात एक्सपेंशन ऑफ लाइफ फोर्स इन द बॉडी। शरीर में जीवनी शक्ति को विस्तार करना, यह है प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और धीरे धीरे वापस बाहर छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रखें। पूरी एकाग्रता व प्रसन्नता पूर्वक हम एक एक अभ्यास को करें। लंबी गहरी श्वास को धीरे धीरे भरें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। श्वासों के प्रति
पूर्ण जागरूकता। जितनी लंबी गहरी श्वास आप भर सके, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य श्वास भरें और बाहर छोड़ें। इस प्रकार हम 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ ओमकार का मानसिक जप करते हुए मन ही मन संकल्प मानो इस ब्रह्मांड की समस्त शुद्ध प्राणवायु श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। उस दिव्य व शुद्ध प्राणवायु से हमारा संपूर्ण देह अनुप्राणित हो रहा है। ऐसी संकल्पना, ऐसे विचारणा करते हुए हम योग का अभ्यास करेंगे। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम विशेषतः हमारे श्वसन तंत्र पर, हमारे श्वसन तंत्र प्रणाली को सुधारता है और श्वसनगत थायराइड, गले से संबंधित जितने भी श्वसनगत रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, खांसी, जुकाम, अस्थमा इत्यादि समस्त श्वसनगत रोगों को दूर करता है। छोड़ दीजिए। अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में श्वास को प्रयत्नपूर्वक बाहर की ओर फेंकते हैं। 1 सेकेंड में एक बार श्वास को फेंकेंगे। ध्यान रहे, कपालभाति प्राणायाम में श्वास नहीं लेंगे, किंतु अपनी पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने में ही देंगे। अपने आप श्वास अंदर चला जाने देंगे। उसके पश्चात अपनी पूरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता श्वास को बाहर छोड़ने में देंगे। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, कपाल भाति। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है ओज, तेज, प्रकाश, दीप्ति, लावण्य। अर्थात कपाल भाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से हमारे चेहरे के ओज, तेज, एक लावण्य हमारे चेहरे पर आता है और लगभग सभी प्रकार के रोगों में कपालभाति प्राणायाम किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। तो करते रहें। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे एक बार और फिर कपालभाति प्राणायाम का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। करते रहेंगे और इसके लाभ को भी सुनते रहेंगे। योग के नियमित अभ्यास करने से हमारे सभी जो डीजनरेट सेल्स हैं अगेन रीजनरेट होने लगते हैं और शरीर के सभी केमिकल, सॉल्ट्स, हार्मोन्स का बैलेंस होता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो रोगों की उत्पत्ति होती है वो शरीरगत जो केमिकल, सॉल्ट्स, हार्मोन्स के बैलेंस बिगड़ने से, असंतुलन होने से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। और योग क्या करता है, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको ऑर्डर में लाता है। और जब हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो पार्ट है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, बाहरी जो हमारा जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, यदि ऑर्डर में रहे, संतुलन में रहे, तो हमें किसी प्रकार का कोई रोग का आक्रमण नहीं हो सकता, हमें कोई रोग नहीं हो सकता, हम रोग से बचेंगे। और करते रहें कपालभाति प्राणायाम
न केवल उदरगत रोगों के लिए अपितु स्किन डिजीज और शरीर में अनेकों प्रकार के गांठें हो जाती है। ऐसे लगभग 100 प्रकार के रोगों में यह कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही यह एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड यह विधा है। कपालभाति प्राणायाम रोगों से बचने के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ साधन है। चलिए छोड़ देंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को घर्षण करते हुए आंखों पर लगाएंगे। अब प्राणायाम अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए प्रथम अपने हाथों को इस प्रकार नसाग्र मुद्रा बनाएंगे। अपने इंडेक्स फिंगर के मुंह टॉप को इस प्रकार मूल में मिलाते हुए इस प्रकार मुद्रा बनाएंगे। अपने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास भरें और बाएं को बंद करके फिर दाहिने से बाहर छोड़ें। फिर बाएं से श्वास को अंदर भरें और दाहिने से छोड़ें। इस प्रकार ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते रहेंगे। जितनी लंबी गहरी श्वास आप भर सकें यथाशक्ति यथा श्वास भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। पूरी एकाग्रता व प्रसन्नता पूर्वक सहज भाव से हम योग का अभ्यास करेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव, जोर जबरदस्ती न हो। पूरी तन्मयता के साथ एक अनुष्ठान की तरह हम योग का अभ्यास करें। तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। हमारे शरीर में करोड़ों नस नाड़ियाँ फैली हुई हैं, तो यह हमारी नाड़ी स्रोतों का प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है और हमारी जो मानसिक तनाव है, थकान है, उसको दूर करता है, स्ट्रेस को कम करता है, मानसिक थकान को कम करता है। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग है, सबसे बड़ी जो डिजीज़ है वह तनाव है। चारों तरफ हमारे तनाव फैला हुआ है हर एक क्षेत्र में। तो तनाव से मुक्ति पाना है तो योग का अभ्यास करना है। चलिए करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगभग 1 से 2 मिनट हम कंटिन्यूअस इसका अभ्यास करें। छोड़ देंगे।
दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को घर्षण करते हुए नेत्रों पर रखें और धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आइए। तो यह हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। अग्रिम अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने जिह्वा को दोनों दांतों के बीच दबाते हुए श्वास को मुख के द्वारा अंदर भरेंगे और क्षणिक श्वास को रोकेंगे और फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। एक बार देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो जैसा हमने बताया आपको, श्वास को अपने दोनों दांतों के बीच में जिह्वा को दबाते हुए मुख को, होठों को खोले और शीशी की आवाज़ करते हुए मुख से श्वास को अंदर भरेंगे। थोड़ा श्वास को होल्ड करेंगे अपने भीतर। श्वास बाहर छोड़ने की जब इच्छा हो तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। एक बार फिर से। तो यह था शीतली प्राणायाम। छोड़ देंगे। तो शीतली प्राणायाम हमारी जिनको उच्च रक्तचाप है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। इससे हमारे भीतर की जो तापमान है तो यह तापमान को कम करता है और हमारे भीतर ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। अब अग्रिम अभ्यास करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अपने कान अंगूठे से बंद, 3 उंगली आंखों के ऊपर और एक माथे के ऊपर रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरें और भौरे की तरह गुंजन करते हुए हम लगभग 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास अंदर भरें, पुनः श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ घुटनों पर वापस नीचे ले आएं और आंखों को बंद ही रखेंगे। उद्गीत प्राणायाम लंबी गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार का दीर्घ उच्चारण करेंगे।
मौन हो जाएंगे। अब हम योग के अंतिम चरण ध्यान में प्रवेश करेंगे। पूर्ण शांत चित्त हो जाएंगे। अपने ध्यान को बाह्य वातावरण से हटाते हुए श्वासों पर केंद्रित करें। श्वासों के ऊपर एकाग्र करें। सहज हो जाएं। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल तनाव न हो। पूर्ण सहजता, प्रशांत चित्त होकर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। मन ही मन संकल्प करें कि हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा मन संतुलित हो रहा है, शरीरगत समस्त रोग दूर हो रहे हैं और इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है और हमारा संपूर्ण शरीर, संपूर्ण देह उस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है। ऐसी संकल्पना मन ही मन करते हुए अपने भीतर व बाहर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करें। जैसा यह संपूर्ण अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे हम योग के अभ्यास से इस अस्तित्व के साथ, इस यूनिवर्स के साथ हम अपने आप को जोड़ें, कनेक्ट करें। क्योंकि योग का अर्थ यह होता है जुड़ना। किसी कारणवश हम अपने धर्म से हट गए हैं, तो योग के अभ्यास से हम अपने धर्म से जुड़ें, यूनिवर्स के साथ एकत्व स्थापित करें। अपने भीतर व बाहर एक सकारात्मकता का अनुभव करते हुए मन ही मन संकल्प करें कि अब हमारा मन, हमारा चित्त पूर्ण शुद्ध हो गया है। चित्त के समस्त मल दूर हो गए हैं, हमारा चित्त निर्मल हो गया है। ऐसी दिव्य संकल्पना करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को घर्षण करते हुए आंखों पर रखें और धीरे से अपने नेत्रों को खोल लें। अब योग अनुष्ठान को समाप्ति की ओर आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें और हमारे साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, पीछे पीछे बोलेंगे। तो सबके जीवन में पवित्रता आए, सबका जीवन अभ्युदय व निश्रेयस से परिपूर्ण हो, सभी अपने जीवन में सुख शांति व समृद्धि को प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना, ऐसे दिव्य कामना के साथ हम योग का समापन करेंगे। तो वैश्विक कल्याण की भावना से कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में सुख शांति समृद्धि फैले, हमारा यह विश्व शांतिमय हो, ऐसी दिव्य कामना को अपने हृदय में संजोते हुए
हमारे साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और हथेलियों को घर्षण करें और आंखों पर रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। तो इस प्रकार हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से इस 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम पूर्ण किया। इस दिव्य कार्यक्रम की पूर्णता के लिए एक बार सभी तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथिगण आज के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इस पर अपना विचार प्रस्तुत करें, प्रकाश डालें और हमें हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए, हमारे जीवन के अभ्युदय के लिए योग कितना आवश्यक है, हम अपने जीवन में योग को अपना करके क्या हम प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन शैली में योग को अपनाकर कितना कुछ सीख सकते हैं। इन समस्त विषयों पर हमारे मुख्य अतिथिगण अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। तो हम अनुरोध करेंगे कि आप बैठे नहीं काम कर लेते, ठीक है, आप बैठे बैठे बोल सकते हैं। माननीय श्रीमान साहब, डीजी साहब, श्री मनोज जी, हमारी सेवा भारती के सचिव साहब, विकास सर, विकास सर, माननीय अध्यापकगण, विकास सर, और कार्यक्रम में इसको बाहर रखवाइए और तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ किया। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, योग बहुत अब आकाश से जो वरदान हुआ, कहते हैं कि कोई नाग गिरा महर्षि पतंजलि की मां के हाथ में और उन्होंने पुत्र का स्वरूप धारण किया और महर्षि पतंजलि ने इस योग की स्थापना की। तो योग 8 प्रकार के, गीता में भी बहुत प्रकार के योग का अष्ट योग मार्ग कहते हैं ना, 8 प्रकार के योग है। और योग का सबसे पहला सिद्धांत है यम नियम। आपके आचार्य जी ने योग बनाया होगा, यम नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है। नियम मतलब क्या हमको करना है और क्या हमारे लिए परहेज है। यम नियम से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत किस्म के योग है जो साधारणतः हम लोग आज जैसा योग किया, इसको हम लोग हठ योग के रूप में जानते हैं। हठ योग का मार्ग भी आपको प्रभु तक ले जा सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारे सनातन, आपके स्कूल का नाम भी सनातन है, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग सब बच्चे, अभी आप लोग धर्म के पुरुषार्थ अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो कमाने लगेंगे, अर्थ के पुरुषार्थ में चले जाएंगे, काम जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, और मोक्ष जो अंतिम पड़ाव है वो है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचे कि मोक्ष सबसे ऊंचा पड़ाव है तो वही सबसे पहले पहुंच जाना है या वही सबसे ऊंचा है। नहीं, हिंदू धर्म में हर आश्रम का ये 4 जो है अलग अलग दिए गए, चारों हमारे जो चारों जो स्टेजेस हैं, इनका एक बहुत महत्व है। चारों स्टेजेस का अपना महत्व है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने धर्म की आराधना या अर्थ की आराधना या काम की आराधना वो भी अगर नियम पूर्वक अच्छे से कर गई तो स्वतः आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो इसलिए हर आश्रम का अपना अपना महत्व है। फिर गीता में 2 प्रकार के योग दिए, धर्म योग, कर्म योग दिया है, ज्ञान योग दिया है, भक्ति योग दिया है, बहुत सारे किस्म के योग है। और ये जो हठ योग है, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो कि सबसे अच्छा है,
इसको मोदी जी को मतलब भारतवर्ष को बहुत उपकृत किया उन्होंने कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आके खड़ा कर दिया और पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से इसको बना दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम लोग सभी मनाएं। आप इसका वो करें, हम ही करेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा, आपकी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा। आपकी मानसिक जो इंटेलिजेंस है उसके एक्सपेंशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको जिसे समाप्त कहते हैं ना सच्चित आनंद। इसको पूरा कर लें हम कि कैसे हम करें। मनसा वाचा करना, मन वचन कर्म को एकात्म करने के लिए बहुत अच्छा है और सच्चित आनंद की प्राप्ति योग से हो सकती है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ स्कूल के प्रबंधन को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। बहुत ही सम्मान का विषय कि मैं आपके साथ बच्चों के साथ जुड़ सकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको योग के विषय में बहुत सारी बातें आपको बताया इन्होंने, जैसा कि पहले भी हमने आपको काफ़ी बार इस विषय में चर्चाएं चलती रहती हैं, आपके कक्षाओं में बताते रहते हैं। योग के जो प्रतिपादक हुए हैं, जो रचयिता हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन किया, उन्होंने योग शास्त्र में योग के 8 अंगों का प्रतिपादन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इन 8 अंगों में, जिनको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, तो ये अष्टांग योग में यम और नियम का विशेष महत्व है। यम और नियम ही योग के मूलाधार हैं। और योग केवल आसन मात्र करना योग नहीं है, यह योग का एकमात्र अंग है। योग तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। इस प्रकार 8 अंगों को नियमतः पालन करते हुए हम योग को सिद्ध करते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय विजय सर योग के महत्व पे कुछ अपना विचार प्रस्तुत करें, प्रकाश डालें। आदरणीय विजय सर। मैडम निर्मल कौर जी यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बीएड कॉलेज के टीचर्स, इसको बाहर कर लें, बाहर कर लें इसको, अभी कर दें। हाँ अभी देना है। आज का दिन एक विशेष महत्व का दिन है। ये इसलिए भारत की पहल पर, माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज से 10 साल पहले 2015 में इस दिवस को यूएनओ ने एक्सेप्ट किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और पहली बार पूरे विश्व की अधिकाधिक देशों की संख्या 177 देशों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को मनाने के लिए हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया करते हैं। पूरे देश में आज यह कार्यक्रम आयोजित होता है। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये योग कितना महत्वपूर्ण है। किसका योग? क्या बिखराव है हमारे अंदर बाहर? आज नजर दौड़ाएंगे ये सर वातावरण में चारों तरफ क्लेश और संघर्ष का वातावरण, और यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। ये तो बाहरी संघर्ष है, अंदरूनी संघर्ष भी हर व्यक्ति के जीवन में चल रहा है। सभी प्रभावित हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो इन सारी चीजों को हल करने का एक छोटा सा माध्यम योग है। यदि योग की तरफ आप प्रेरित होते हैं तो आप शरीर से, मन से, कर्म से एक अच्छे मानव की भूमिका में बन सकते हैं। और यदि एक अच्छा मानव, अच्छा इंसान पृथ्वी पर है तो वो समाज भी अच्छा बनेगा।
आज जो विकृतियां हमारे सामने हैं, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, कई समाज आपस में लड़ रहा है, इन सारी विकृतियों की स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम योग के माध्यम से अपने मन को, अपने शरीर को, अपने समाज को संतुलित रख सकें, स्ट्रेस फ्री रख सकें। और इस चीज के लिए सब दीजिए हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए अपने महर्षियों के लिए, जिन्होंने इस तरह की अष्टांग योग का प्रतिपादन किया और जिस चीज को हम भूल चुके थे आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और हमारा जनमानस इसके लिए तैयार हो रहा है कि हम योग को अपनी जीवन शैली का भाग बनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस महाविद्यालय के शिक्षकों को, खास करके योग गुरु स्वामी विवेकानंद जी को, जो हमारे साथ हुए हैं महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में, विद्यालय के शिक्षक के रूप में, और उन्होंने सबसे कम समय में सारी तैयारियां की और यह पहली बार मेरे घोष महाविद्यालय के आंगन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन ऊपर आ जाइए। सफल हो सका है। मैं ज्यादा अभिभूत हूँ मैडम निर्मल कौर की उपस्थिति से, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अल्पावधि मिनिमम टाइम हमने ले लिया और उसमें इन्होंने अपनी स्थिति दी और हर्षपूर्वक वो हम लोगों के बीच हैं। उन्होंने इनका आकर्षण भी किया आपका, और हम चाहेंगे कि विभिन्न कार्यक्रमों में मैडम की उपस्थिति रहे इस महाविद्यालय के प्रांगण में, ताकि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा विशेष और